तो बोर्ड्स एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हमने स्टार्ट कर दी थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। इसका हमने फर्स्ट लेक्चर अपलोड कर दिया है। तो सेकंड लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हेनरी लॉस कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज हेनरी लॉ में दे रखा है, मतलब हेनरी कांस्टेंट दे रखा है KH इक्वल्स टू 1.67 × 10⁸ पास्कल एट 298 केल्विन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। मतलब हमसे क्या कैलकुलेट कराने के लिए कह रहा है, WB हमको बोल रहा है कैलकुलेट करने के लिए। When packed under 2.53 × 10⁵ पास्कल। हमको प्रेशर भी गिवन है, किसका, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस भी हमारे पास गिवन है। तो सॉल्व कैसे करना है इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि क्वेश्चन को अप्रोच करते कैसे हैं। पहले जो हमारे पास गिवन है ना उसको लिख लेते हैं। एक हमारे पास गिवन है हेनरी कांस्टेंट 1.67 × 10⁸ पास्कल, और हमारे पास दूसरा गिवन है प्रेशर ऑफ CO2 कितना है 2.53 × 10⁵ पास्कल, और हमारे पास वॉल्यूम गिवन है किसका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 500 ml। अब हमको यूज़ करना है हेनरी कांस्टेंट का फॉर्मूला, यानी हेनरी लॉ से क्या होता है हमारे पास, प्रेशर ऑफ CO2 जो होता है इज इक्वल्स टू हेनरी कांस्टेंट इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। हमारे पास हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू और प्रेशर की वैल्यू है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। हमको निकालना क्या है, बेसिकली WB की हमारे पास वैल्यू वो पूछ रहा है कि हमारे पास कितनी गैस जो है डिज़ोल्व होगी वाटर के अंदर। प्रेशर कितना है 2.53 × 10⁵ पास्कल इक्वल्स टू हेनरी कांस्टेंट है 1.67 × 10⁵ पास्कल, और हमारा दूसरा क्या है x CO2। x क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। पास्कल से पास्कल गया, 10⁵ से 10⁵ गया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 आया 2.53 / 1.67। अच्छा 8 है यहाँ पे, 10⁵ नहीं है, 10⁸ है, तो यहाँ रहेगा 10⁵। ये कटने के बाद रहेगा 10⁵ इंटू में 10⁵। 10⁵ ऊपर जाएगा, ये पॉजिटिव में ऊपर जाके कैसे हो जाएगी, माइनस में। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 आएगा 2.53 / 1.67 × 10⁻³ अब हमको क्या करना है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूले को पुट करना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 क्या होगा, मोल्स ऑफ CO2 / मोल्स ऑफ CO2 प्लस मोल्स ऑफ H2O। अब मैंने लेक्चर में एक चीज़ बताई थी, जब भी हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे मोल फ्रैक्शन का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जो होती है हमारी काफ़ी कम होती है, मतलब मोल्स ऑफ H2O काफ़ी ज़्यादा होंगे कंपैरिजन टू मोल्स ऑफ CO2। तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम ये वैल्यू को हटा देंगे यहाँ से और लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 / मोल फ्रैक्शन कह रहा हूँ मैं, मोल्स ऑफ CO2 / मोल्स ऑफ H2O। तो ये हमारा बन जाएगा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। तो मोल्स ऑफ CO2 क्या होंगे हमारे पास, WB अपॉन में MB। WB तो हमको निकालना है, इसको ऐसे रहने देंगे। MB क्या होगा हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 44 ग्राम पर मोल। और मोल्स ऑफ H2O कितना कैसे निकालेंगे हम, नहीं वो क्वेश्चन WB नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है मोल्स ही पूछ रहा है, NCO2 की वैल्यू ही पूछ रहा है। मैंने ध्यान दिया क्वेश्चन में, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। WB वो नहीं पूछ रहा है। अगर वो WB पूछता है तो हम यहाँ से इसी फॉर्मूले में क्या करेंगे, WB की वैल्यू पुट कर देंगे। तो मोल्स ऑफ H2O अगर हमको पता लग जाए, मोल्स ऑफ H2O कितना होगा, मोल्स वेट ऑफ H2O / मोलर मास ऑफ H2O। तो वेट ऑफ H2O हमको पता नहीं है, लेकिन मोलर मास ऑफ H2O कितना होता है 18 ग्राम पर मोल, ये तो हमको पता है। तो यहाँ से हम वेट कैसे निकालेंगे H2O का, यहाँ पे उसने दे रखा है वॉल्यूम ऑफ H2O 500 ml, और जितना क्या होता है हमारे पास वॉल्यूम होता है वाटर की, क्या होती है डेंसिटी इक्वल्स टू 1, और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मतलब वॉल्यूम इंटू 1 इक्वल्स टू मास, तो जितना वॉल्यूम उतना ही मास। तो 500 ml हमारे पास वॉल्यूम है, तो वेट ऑफ H2O कितना होगा 500 ग्राम। तो यहाँ से हमको WA की वैल्यू आ गई है। तो मोल्स ऑफ H2O होगा हमारे पास 500 गिवन वेट अपॉन में मोलर मास 18 इक्वल्स टू 27.77 मोल्स ही हमारे पास आ गए H2O के। काफ़ी ज़्यादा मोल्स हैं H2O के। अब हमको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 हमारे पास गिवन है, मोल्स ऑफ CO2 / मोल्स ऑफ H2O। तो मोल्स ऑफ CO2 क्या आ जाएगा हमारे पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इंटू में मोल्स ऑफ H2O। यहाँ से आ गया मोल्स ऑफ CO2 इक्वल्स टू 27.7 इंटू मोल फ्रैक्शन कितना निकाला था हमने, मोल फ्रैक्शन था हमारा 2.153
2.53 डिवाइड बाय 1.67 इंटू 10⁻⁻3। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे मोल्स की वैल्यू आएगी 0.0419 मोल्स। तो CO2 के इतने मोल्स जो है प्रेजेंट होंगे हमारे सॉल्यूशन के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर। ऐसे हमको एक क्वेश्चन करना था। जो पहले गिवन होता है हम वो लिखते हैं, हेनरी कांस्टेंट गिवन था, प्रेशर गिवन था, वॉल्यूम गिवन थी। बस हमने हेनरी लॉ का फॉर्मूला लगाया और यहाँ से मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। मोल फ्रैक्शन निकालते ही हमने क्या करा, फॉर्मूला डाला मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय मोल्स ऑफ H2O। इसकी वैल्यू हमने H2O की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, क्योंकि हमारे पास WB नहीं था। हमने क्या किया, 500 ml को ही क्या लिया, इक्वल 500 ग्राम की, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है वाटर की 1 होती है। तो हमने हमारे पास मोल्स ऑफ H2O आ गई, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मोल्स ऑफ CO2 आ गया हमारे पास। कितना आया, 0.0419 मोल्स। इसके कंपेयर में वाटर कितने मोल्स थे, 27.77। तो हम देख सकते हैं कितने कम मोल्स जो है CO2 के प्रेजेंट थे। इसी वजह से हमने क्या करा, यहाँ से हमने मोल्स को पहले ही हटा दिया था, क्योंकि हमको पता था कि काफ़ी कम ही गैस जो है डिजॉल्व रहती है वाटर के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट डेल्टा RG नॉट एंड लॉग KC। डेल्टा RG क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, और लॉग KC क्या है, KC क्या है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू वो पूछ रहा है, और रिएक्शन हमारे पास उसने दी है। तो हमको पहले रिएक्शन क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि हम N की वैल्यू बता सकें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए थे। तो स्टार्ट करते हैं पहले रिएक्शन से ही। क्रोमियम जो है कन्वर्ट हो रहा है Cr3 पॉजिटिव में, क्रोमियम कन्वर्ट हो रहा है Cr3 पॉजिटिव में, तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन अपने लूज़ किए होंगे। अगर हम बात करते हैं कैडमियम की, तो कैडमियम 2 पॉजिटिव क्या कर रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करके कन्वर्ट हो रहा होगा कैडमियम सॉलिड में। अब इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 2 हैं। तो ऊपर वाली इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 से, और 3 × 3 इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 9 इलेक्ट्रॉन्स। ऊपर करना था, 2 से मल्टीप्लाई करना था। यहाँ हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी 2 से, और 2 × 3 इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास। फिर हम यहाँ क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ होगा 3 कैडमियम, यहाँ भी क्या होगा 3 × 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ भी 3। अब जब हम ऐड करेंगे, ये लेफ्ट साइड इलेक्ट्रॉन है, ये राइट साइड है, दोनों जब इस वाले इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ माइनस करूँगा तो माइनस हो जाएंगे। अभी किसी को समझ नहीं आ रहा होगा तो स्टेप करके दिखाता हूँ मैं। 2Cr + 3 कैडमियम पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3 कैडमियम सॉलिड प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अभी यहाँ प्लस में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे तो क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन माइनस 6 इलेक्ट्रॉन। तो मैं क्या कर दूंगा, यहीं से इसको काट दे रहा हूँ। अब मेरे रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स हमको नहीं दिखनी चाहिए, तो फाइनल रिएक्शन क्या बनेगी हमारी, 2Cr + 3 कैडमियम 2 पॉजिटिव गिव्स 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3 कैडमियम सॉलिड। ये हमारी क्या बन गई, फाइनल रिएक्शन। और हमारे पास जो N की वैल्यू आई वो आई 6, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हमारे पास इन्वॉल्व हैं। अब 6 + 6 को 12 मत कर देना, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कितने होंगे, 6 ही होंगे, क्योंकि इसने क्या करा, 6 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया। दो क्रोमियम ने 6 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया, कैडमियम ने वही वाले 6 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करा है, गेन करा है। कोई ये अलग इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। जो इसने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ा है, क्रोमियम डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन और ये डोनेट किए इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा, तो नेट इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास N की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। इस बात का ध्यान रखना। अब हमको क्या निकालना है, हमको E0 की ज़रूरत पड़ेगी। E0 निकालने के लिए ये हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल दिए हैं दोनों के। अब रिडक्शन पोटेंशियल से अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो क्या करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, तो रिएक्शन को भी देख सकते हैं। वैसे तो हमको नेगेटिव साइन वैल्यू देख के ही पता लग जाता है, पर अगर कोई समझ ना पाए तो क्रोमियम का क्या हो रहा है हमारे पास, क्रोमियम का हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन, और कैडमियम का क्या हो रहा है ये रिएक्शन में, कैडमियम का हो रहा है रिडक्शन। तो हमारे पास E0 सेल की वैल्यू होती है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, यानी कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ये लिखेंगे हम पहले माइनस का 0.40 वोल्ट माइनस का। अब फिर एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन, क्रोमियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू डालेंगे माइनस का 0.74 वोल्ट माइनस का 0.40। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे हमारे पास, तो हम लिखेंगे -0.40 + 0.74,
और ई नॉट की वैल्यू आएगी यहाँ से 0.34 वोल्ट। ई नॉट हमारा पॉजिटिव आना चाहिए, तभी हमारी डेल्टा जी नॉट क्या आएगी नेगेटिव, और तभी हमारा सेल जो है वर्क करेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अब हमारे पास ई नॉट की वैल्यू है, हमारे पास एन की वैल्यू है 6। अब हमको डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला आना चाहिए। डेल्टा जी नॉट होता है -NF ई नॉट सेल, और एफ की वैल्यू क्या होती है हमारे पास कांस्टेंट होता है, फैराडे कांस्टेंट 96500 कूलम पर मोल, ये होती है इसकी वैल्यू। तो डेल्टा जी नॉट आएगी हमारे पास -N की वैल्यू 6, एफ की वैल्यू 96500, इंटू में ई नॉट क्या है हमारा 0.34। डेल्टा जी नॉट आएगी यहाँ से माइनस का 196,860 ये आ गई, और किस में आएगी ये जूल में आएगी। अब हमको इसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा किलो जूल में, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू है। किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 1000 से जो है डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा माइनस का 196.860 किलो जूल पर मोल, जूल पर मोल में आएगी ये। तो यहाँ आ गई किलो जूल पर मोल। अब हमने डेल्टा जी भी निकाल लिया, तो उसने अब क्या पूछा हमारे साथ, लॉग के सी की वैल्यू। डेल्टा आर जी हमने निकाल लिया, आर मतलब रिएक्शन। के सी का और डेल्टा जी का भी एक रिलेशन होता है, वो भी हमको आना चाहिए। बिना फॉर्मूले के तो हम कोई भी नहीं कर सकते। ये होता है -RT/ln के इक्विलिब्रियम। आर की वैल्यू होती है हमारी 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। टी होता है हमारे पास टेम्परेचर, इसने कितना गिवन है टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू तो गिवन नहीं है। अगर टेम्परेचर हमारे पास गिवन ना हो तो हम क्या लेके चलते हैं उसको, रूम टेम्परेचर, यानी कि 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेल्सियस। लेकिन फॉर्मूले हमको वैल्यू पुट करनी है केल्विन में, तो ये याद रखना, इसको हम 298 केल्विन ही लेके चलेंगे। तो डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू -8.314 इंटू टेम्परेचर है हमारा 298 इंटू, अच्छा एक काम करते हैं, इसको नेचुरल लॉग को कन्वर्ट करते हैं लॉग बेस 10 में। कैसे होंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास लॉग के सी। तो फॉर्मूला ही मैं एक काम करता हूँ, चेंज कर देता हूँ, -2.303 RT लॉग ऑफ के सी। अब ये लॉग बेस 10 बन चुका है। तो लॉग ऑफ के सी की वैल्यू ही तो पूछ रहा है हमसे वो। तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या है 196 माइनस की है, मैं यहाँ पुट कर देता हूँ -196.860। अब इस माइनस से ये वाला माइनस जो है कैंसिल हो गया, और इस पूरी टर्म जो है इसके डिवाइड में चली जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद। 196.860 इक्वल्स टू 8.314 इंटू 298 इंटू 2.303, और सॉल्व करने के बाद जो लॉग के सी की मेरी वैल्यू आती है, यहाँ पे हमको किलो जूल ले रखा है, तो इसको वापस से जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 1000 से। कैसे पता लग रहा है हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमारे पास आर की वैल्यू किस में गिवन है, जूल में गिवन है, और डेल्टा जी किस में गिवन है, किलो जूल में। या तो इस वैल्यू को किलो जूल में कन्वर्ट करो, तो 8.314 को डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये आएगा 0.00828314। तब या तो ये वैल्यू पुट करेंगे हम, वरना हम क्या करेंगे, डेल्टा जी को ही क्या करेंगे, जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। और लॉग के सी की वैल्यू आ जाएगी मेरी यहाँ से 34.5, ये आ जाएगा आंसर। तो दो फॉर्मूले हमने यूज़ किए, एक तो हमने क्या यूज़ किया, डेल्टा जी इक्वल्स टू, हमको दो फॉर्मूले याद होने चाहिए थे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। डेल्टा जी इक्वल्स टू -NF ई नॉट सेल, और दूसरा हमको होना चाहिए था डेल्टा जी इक्वल्स टू -2.303 लॉग ऑफ के सी। वैल्यू क्या है 4R1, ये बोल रहा है क्वार्टर प्लस मतलब 4 गुना बढ़ गई। व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 293 टू 313 केल्विन, कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन अज्यूमिंग दैट इट डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। कौन से इक्वेशन लगेगी हमारे पास, वांट ऑफ इक्वेशन का हमारे पास क्वेश्चन है। तो हमको वांट ऑफ इक्वेशन याद होनी चाहिए पहले। क्या है हमारे पास, लॉग ऑफ K2 अपॉन में K1 इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन में 2.303 R लॉग यहाँ नहीं आएगा, T2 माइनस T1 अपॉन में T1 इंटू T2। ये होती है हमारे पास वांट ऑफ इक्वेशन।
तो K2 की वैल्यू क्या है 4 टाइम्स उसने बोला इंक्रीज कर गई, तो K1 को हम क्या कर लेंगे 1 मान लेंगे और K2 को मान लेंगे 4, हमारे पास कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो रेट कांस्टेंट क्या हुआ 4 टाइम्स बढ़ गया, तभी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा 4 टाइम्स जब कंसंट्रेशन सेम रखी है। तो लॉग ऑफ K2 की वैल्यू 4 डाली, अपॉन में 1 क्या हुआ लॉग 4 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303, आर की वैल्यू 8.314, आर की वैल्यू जूल में रखी है हमने, तो एक्टिवेशन एनर्जी किस में आएगी हमारी जूल में ही आएगी। टेम्परेचर T2 क्या है हमारे पास 313 केल्विन, माइनस T1 क्या है 293। ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूले से भी मतलब वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी को यूनिट्स में रख के करना है तो सारी यूनिट्स करके भी सॉल्व कर सकते हैं, पर उसमें बच्चे थोड़ा जो है गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ। ये याद रखना बस, अगर आर की वैल्यू जूल में है तो एक्टिवेशन एनर्जी भी लास्ट में किस में आएगी जूल में ही आएगी। फिर आते हैं हमारे पास T1 कितना है 293, इंटू में ये मल्टीप्लाई है 313, तो log 4 की वैल्यू क्या गिवन है 0.602, तो 0.602 इक्वल्स टू ये आएगा एक्टिवेशन एनर्जी EA अपॉन में 2.303 इंटू 8.314, 313 में से 293 अगर हम माइनस करेंगे तो आएगा 20 अपॉन में 293 इंटू में 313। अब हमको बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल्स टू 0.602 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 293 इंटू 313 डिवाइडेड बाय 20। तो एक्टिवेशन एनर्जी आती है मेरी 52,854 जूल पर मोल। लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, इसको किलो जूल में करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही बड़ी हमको पास वैल्यू है। कैसे करेंगे 1000 से इसको डिवाइड करने पर एक्टिवेशन एनर्जी को 52.854 किलो जूल पर मोल हमारे पास आ जाएगा आंसर। तो इजी क्वेश्चन था, कोई टफ ये नहीं था, और एग्जाम में 3 मार्क्स में आ रखा था, तो इसको लिख लेना 3 मार्क्स का। तो क्वेश्चन जब मैं करा रहा हूँ साथ साथ पहले आपको सॉल्व करना है, वीडियो पॉज करना, क्वेश्चन देखना, सॉल्व करना, जहाँ आंसर में फंसोगे तब जाके जो है वीडियो लेक्चर्स को देखना है, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, वरना सिर्फ मैं कराता रहूँगा तब तो कोई ये काम नहीं आएगा आपके। अगला क्वेश्चन हमारा ऑर्गेनिक से है। एक एल्कीन गिवन है हमारे पास और साथ में क्या दिया हुआ है HBr। HBr क्या होता है हमारे पास एसिड होता है, हाइड्रोजन होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, रखता है अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज, Br इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण अपने ऊपर रखेगा नेगेटिव चार्ज। एल्कीन क्या है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अटैक करेगी H पॉजिटिव पे, यहाँ से Br जाएगा बाहर। अब अटैक होने के बाद हाइड्रोजन लगेगा और कार्बोकैटायन जो है जनरेट होगा हमारे पास। 2 पॉसिबिलिटी है, या तो हाइड्रोजन का मैं क्या करूँ यहाँ पे नेगेटिव बना के हाइड्रोजन पे अटैक कर रहा हूँ, और अगर यहाँ नेगेटिव बनेगा तो यहाँ पॉजिटिव बनेगा। तो मैं दिखाता हूँ इसको कि हाइड्रोजन हो गया अटैच यहाँ पे और इधर बन गया पॉजिटिव चार्ज। एक पॉसिबिलिटी ये है कि एल्कीन अटैक करे इस पोजीशन से, इस वाली पोजीशन से, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा, हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक होगा यहाँ पे, तो हाइड्रोजन मेरा लगेगा यहाँ पे, तो पॉजिटिव बनेगा मेरा इस साइड। तो इसमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है हमारे पास, तो ये कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि ये है हमारे पास टर्शरी कार्बोकैटायन और ये है हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो टर्शरी की हमारे पास स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है सेकेंडरी से, इसलिए ये वाला जो है रिएक्शन फेवर करेगा। हाइड्रोजन इस पोजीशन में लगेगा और यहाँ लगेगा पॉजिटिव चार्ज या फिर कार्बोकैटायन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है हमारे पास Br हमारे पास बाहर गया था, Br नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये अटैक करेगा इस कार्बोकैटायन के ऊपर और हमारा देखने के लिए मिलेगा यहीं पे हमारा CH3 और इसी पोजीशन पे Br, ये हमारा लग जाएगा मेजर प्रोडक्ट। और अगर यहाँ Br अटैक करेगा तो ये प्रोडक्ट तो ये भी बनेगा, दोनों पॉसिबिलिटी रहती है हमारे पास ऑर्गेनिक में। CH3 और Br ये बनेगा हमारा माइनर प्रोडक्ट। लेकिन एग्ज़ाम में हमको सिर्फ क्या लिखना है मेजर प्रोडक्ट लिख के आना है, ये हमको नहीं लिखना। अगर ये लिख दिया सिर्फ तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास OH ग्रुप है, 2, एक फिनॉल है बना हुआ और एक है बेंजाइलिक अल्कोहल, और साथ में फिर से क्या दे रखा है H पॉजिटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव। अब 2 H हमारे पास प्रेजेंट है, बात आती है कौन सा, सॉरी 2 OH प्रेजेंट है, बात आती है कौन सा वाला ऑक्सीजन जो है H पे अटैक करेगा। अगर हम इस वाले ऑक्सीजन की बात करें
तो ये फ्री नहीं है, इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है रेजोनेंस में इन्वॉल्व है बेंजीन के साथ में। और ये बॉन्ड कैसा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इस बॉन्ड में है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया है रेजोनेंस की वजह से। तो सिग्मा बॉन्ड से तो ये ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है हमारे पास। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, और जो ये जो है फ्री है अटैक करने के लिए, तो एसिड के ऊपर ये कर देंगे अटैक। और फॉर्मेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में रिएक्शंस पढ़ी हैं तो क्या देखा, अल्कोहल एसिड के साथ रिएक्ट करके अल्काइल क्लोराइड बना देता है। यहाँ क्या है CH2 और इससे क्या लग गया है OH पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन में पॉजिटिव आने के बाद ये हो गया है अनस्टेबल, तो वाटर जो है यहाँ से लीव करना चाहेगा कैसे भी करके। जैसे ही यहाँ से क्या करना है, इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करना स्टार्ट करी ऑक्सीजन ने अपनी तरफ, जो Cl- हमारा बाहर गया था रिएक्शन से, जब H पॉजिटिव अटैक होगा Cl- बाहर जाएगा, तो Cl- अटैक करेगा यहाँ पर, और ये वाटर जाएगा यहाँ से रिएक्शन से बाहर। हमारे पास जो आंसर आएगा यहाँ पर तो OH ही आएगा, और यहाँ लग जाएगा CH2Cl, ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट। बस हमको ये डिसाइड करना था कि ये वाला OH अटैक करेगा या फिर ये वाला तो नहीं करेगा, क्योंकि इसके लोन पेयर्स जो है रेजोनेंस में इन्वॉल्व है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ये फिनॉल वाला, इसका भी हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वर्जन्स हैं कुछ। हाउ डू यू कन्वर्ट, पहला बोल रहा है क्लोरोबेंजीन से बाईफिनाइल। ये सारे एग्जाम में 1 मार्क्स के थे, ये भी 1 मार्क्स का है, तो टोटल क्वेश्चन ही था 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। क्लोरोबेंजीन से बनाना है बाईफिनाइल। क्लोरोबेंजीन और बाईफिनाइल क्या होता है हमारे पास, बेंजीन रिंग को फ्यूज़ नहीं कराना है, अलग अलग दिखाना है। दो बेंजीन रिंग के बीच में एक बॉन्ड है, इस वाले को बाईफिनाइल नहीं बोलेंगे। अगर हमने 2 बेंजीन रिंग को साथ में फ्यूज़ कर दिया तो ये बाईफिनाइल नहीं है, इसका नाम होता है नेप्थलीन। तो बाईफिनाइल में ये मत बना के आ जाना। और ये है हमारे पास बाईफिनाइल। तो कौन सी रिएक्शन है ये, जब हम हेलो एरीन्स को यूज़ करते हैं बाईफिनाइल को बनाने के लिए, हम उसका नाम देते हैं फिटिग रिएक्शन। और फिटिग रिएक्शन में हम क्या यूज़ करते हैं, सोडियम मेटल का यूज़ होता है, और सॉल्वेंट क्या यूज़ होता है, ड्राई ईथर हमारे पास यूज़ होता है। ड्राई ईथर मतलब है हमारे पास, ईथर एक लिक्विड सॉल्वेंट है, ड्राई का मतलब है एनहाइड्रस कंडीशन, कि वाटर यहाँ पर प्रेजेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 भी लगा देते हैं। तो 2 मॉलिक्यूल लेंगे क्लोरोबेंजीन के, रिएक्ट करेंगे सोडियम मेटल से, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, और दूसरे का भी ऐसे ही होगा, दूसरा क्लोरोबेंजीन होगा उसका भी ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, और ये दोनों बेंजीन जो है कंबाइन कर जाएंगी, और फॉर्मेशन हो जाएगा हमारे पास बाईफिनाइल का। नाम क्या है, फिटिग रिएक्शन। हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स वाले चैप्टर की रिएक्शन गिवन है। फिर हमको प्रिपेयर करना है सेकंड में, प्रोपीन से बनाना है 1-आइडोप्रोपेन। तो पहले तो हमको प्रोपीन आना चाहिए बनाना, ये हमारी क्या है प्रोपीन, 3 कार्बन 1 2 3। प्रोपीन से क्या बनाना है 1-आइडोप्रोपेन, मतलब कि यहाँ पर 1 पोजीशन पे, इसको मैंने नाम गलत लिखा है तो 1 2 3 ऐसे, तो 1 पोजीशन पे आयोडीन हमको लगाना है। तो जब भी हमको क्या करना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है एल्काइल आयोडाइड, एल्काइल ग्रुप है हमारे पास आयोडाइड, तो हम कौन सी रिएक्शन यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। और फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या बोलती है, पहले हमको कोई एल्काइल ब्रोमाइड या फिर क्लोराइड लेना पड़ेगा, उसकी रिएक्शन कराएंगे हम सोडियम आयोडाइड के साथ में, तब जाके ये बनाएगा हमारे पास एल्काइल आयोडाइड। तो पहले हमको इसको क्या करना पड़ेगा, एल्काइल क्लोराइड या फिर एल्काइल ब्रोमाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, अगर मैं इसकी रिएक्शन करा देता हूँ HBr के साथ में, तो ये अटैक करेगा इस पोजीशन पे हाइड्रोजन, और कार्बोकैटायन मेरा फॉर्म होगा सेकेंडरी वाला। 2 पॉसिबिलिटी होंगी, एक तो कार्बोकैटायन यहाँ फॉर्म होगा, एक होगा यहाँ पे, तो ये तो क्या बनेगा मेरा माइनर, और ये बनेगा मेजर। अगर ये मेजर बनेगा तो Br- मेरा अटैक करेगा यहाँ पर, और ये बन जाएगा ऐसे। तो यहाँ से तो मैं यहाँ पे नहीं पहुँच पाऊँगा, ये तो 2 आयोडाइड अगर हमको बनाना होगा तब हम यूज़ करेंगे। तो मेरे को दूसरी अप्रोच यूज़ करनी पड़ेगी, कौन सी, मैं HBr तो यूज़ करूँगा, पर मैं साथ में यूज़ करूँगा पर ऑक्साइड। और पर ऑक्साइड के डालते ही हमारा जो है, अभी तक की मार्कोवनिकोव रूल को फॉलो कर रहा था,
अब ये करेगा एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल को, अटैक बिल्कुल होगा, एल्कीन का H पर अटैक होगा, लेकिन अब जो कार्बोकेटायन फॉर्म होगा इसमें, सॉरी कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं होता, लेकिन डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, Br जो है अब इस पोजीशन पे लग जाएगा, फर्स्ट वाली पोजीशन पे Br जो हमारा लग जाएगा, इसलिए हमने इसको क्या बोला था, एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल। पेरोक्साइड का ध्यान रखना, अगर हम बिना पेरोक्साइड के डालेंगे HBr तब तो हमारा कार्बोकेटायन कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, और पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रेडिकल्स में जाती है रिएक्शन, कार्बोकेटायंस में नहीं जाती। फिर अब हम क्या करेंगे, इसकी NaI फिंकलस्टीन रिएक्शन के साथ, फिंकलस्टीन रिएक्शन इसकी करा देंगे। आयोडीन के पास नेगेटिव चार्ज है, अटैक करेगा इस पोजीशन पे, यहाँ से Br को निकालेगा बाहर, और हमारे पास बिल्कुल जो क्वेश्चन बोला था 1 आयोडोप्रोपेन, नाम देखते हैं इसका 1 2 3, तो 1 पोजीशन पे क्या है, आयोडीन, आयोडो, और एल्केन कौन सा है, प्रोपेन, तो 1 आयोडोप्रोपेन हमने प्रिपेयर कर लिया है। फिर बोल रहा है हमारे को 2 ब्रोमोब्यूटेन से बनाना है ब्यूट 2इन, तो 2 ब्रोमोब्यूटेन क्या है हमारे पास, 4 कार्बन है, 1 ब्रोमीन, 1 2 3 4, 2 ब्रोमोब्यूटेन, इससे बनाना है ब्यूट 2इन, मतलब कि ये हमको बनाना है ब्यूट 2इन, 1 2 3 4, सेकेंड पोजीशन पे एल्कीन का फॉर्मेशन। हमको क्या कराना पड़ेगा, रिएक्शन करानी पड़ेगी एल्कोहलिक KOH के साथ। एल्कोहलिक KOH है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग बेस होता है और एलिमिनेशन दिखाता है, E2 एलिमिनेशन। यहाँ से क्या करेगा, इसको H पॉजिटिव को पकड़ेगा, ये बॉन्ड शिफ्टिंग यहाँ होगी और Br जाएगा रिएक्शन से बाहर। कौन सी रिएक्शन है, E2 एलिमिनेशन, और फॉर्मेशन क्या होगा हमारे पास, ब्यूट 2इन का फॉर्मेशन। अगर हम एक्वस KOH का यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, एक्वस KOH, तब यहाँ से OH माइनस तो निकलेगा, लेकिन वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, तब कहानी बदल जाएगी, एक्वस KOH में OH माइनस अटैक करेगा और Br जो है बाहर जाएगा और फॉर्मेशन हो जाएगी हमारी एल्कोहल का। तो अगर हमको एल्कोहल बनाना होगा तो हम यूज़ करेंगे एक्वस KOH, अगर हमको एल्कीन बनानी होगी तो हम यूज़ करेंगे एल्कोहलिक KOH। इसका ध्यान रखना एल्कोहलिक और एक्वस में। एल्कोहलिक KOH मतलब है C2H5 इथेनॉल प्लस KOH, ये होता है एल्कोहलिक KOH। एक्वस KOH क्या होता है, वाटर प्लस KOH। एक्वस वर्ड हम हमेशा यूज़ करते हैं किसके लिए, वाटर के लिए। तो कोई भी एक्वस सॉल्यूशन होगा तो मतलब वो वाटर का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहा था हमारे पास, हमने पहले देखा था नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और हमारे पास यहाँ पे सारे ही कार्बन एटम्स कितने हैं, 2 कार्बन, 1 2 1 2 1 2। दूसरा हमने क्या बोला था, अगर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमको देखने के लिए मिल जाए, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होगी हमारे पास, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या है, ऑक्सीजन। और जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बढ़ता है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी ही ज़्यादा होती है, और हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो CH3NH2 और CH3CH2OH में से हमारे पास श्योर इन दोनों का तो ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा किसका होगा, ऑक्सीजन वाले का। अब कंपेयर करना है हमने इन दोनों में, तो यहाँ पे बताया था ब्रांचिंग के साथ जो है, जैसे जैसे ब्रांचिंग हमारी क्या करती है, इंक्रीज़ करती है, सरफेस एरिया डिक्रीज़ करता है और बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज़ करता है। क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया के डिक्रीज़ करने से वॉन डर वाल फोर्सेज जो है हमारे पास डिक्रीज़ करती है, और वॉन डर वाल फोर्स डिक्रीज़ करती है तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज़ करता है। ये हमारे पास लीनियर चेन है, यहाँ पे एक ब्रांच हमको देखने के लिए मिल रही है, तो सेकंड का तो फर्स्ट से ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट, और सेकंड से भी ज़्यादा किसका होगा, थर्ड वाले का, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नाइट्रोजन में, पर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, उसकी वजह से हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वैल्यू हमको ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है, और जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया था 1 मार्क्स में और ये वाला भी आया था 1 मार्क्स में। अमाइड्स आर लेस बेसिक देन अमीन्स। अमाइड्स क्या होता है हमारे पास, RC डबल बॉन्ड ONH2, और अमीन्स क्या होता है हमारे पास, RCH2NH2। नाइट्रोजन पास यहाँ भी लोन पेयर होगा, यहाँ भी लोन पेयर प्रेजेंट होगा।
अब बोल रहा है वो कि अमाइड्स जो है लेस बेसिक हैं। अब बेसिसिटी क्या होती है हमारे पास, अगर हम इसके सामने H पॉजिटिव डालते हैं यहाँ पर भी, तो इलेक्ट्रॉन को जो डोनेट करता है वो होता है बेस, और H पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। तो ये हो गया हमारे पास एसिड, और नाइट्रोजन का NH2 का नाइट्रोजन क्या हुआ हमारे पास, बेस, मतलब पूरा ही कंपाउंड क्या हुआ, ये बेस हुआ। यहाँ पर भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये भी क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो जो डोनर होगा, डोनर क्या होगा, बेस, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कौन करेगा, H पॉजिटिव, तो ये हो गया एसिड। अब बेटर बेस कौन होगा हमारे पास, जो ज़्यादा फटाफट से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर पाएगा। अब अगर हम कंपेयर करें अमाइड में, तो यहाँ पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, ये इन्वॉल्व है रेजोनेंस में। तो ये तो थोड़े उलझे हुए इलेक्ट्रॉन्स हमको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अमीन्स में हमारे पास कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जहाँ पे रेजोनेंस दिखा सके। तो अमीन्स क्या करेंगे, फटाफट से फ्री बैठे हैं इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के लिए, जबकि ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, ये बिजी इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। तो ये कैसा होगा, लेस बेसिक होगा देन अमीन। इलेक्ट्रॉन्स अगर कहीं बिजी हो जाए रेजोनेंस में, तो वो डोनेशन के लिए इतनी आसानी से अवेलेबल हमारे पास नहीं होते। जो बिल्कुल ही फ्री बैठे हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो हमारे पास इजीली अवेलेबल हैं डोनेशन के लिए। तो हमारे पास जितना बेटर डोनेट होगा, जितना फटाफट डोनेट होगा, वो उतना अच्छा बेस हमारे पास देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास काइनेटिक्स का ही क्वेश्चन है। द कन्वर्जन ऑफ अ मॉलिक्यूल X to Y, X से Y कन्वर्ट हो रहा है, फॉलो सेकेंड ऑर्डर। कौन सी ऑर्डर काइनेटिक्स है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। इफ कंसंट्रेशन ऑफ X इज इंक्रीज 3 टाइम्स, देखो पहले क्या होगा, X से हमारे पास बन रहा है Y, लेकिन उसने ऑर्डर क्या बोला है, रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, रेट कांस्टेंट इनटू X की कंसंट्रेशन, ये हो जाएगा 2। तभी हमारे पास सेकंड ऑर्डर पॉसिबिलिटी है, जब इसकी पावर हो जाएगी 2। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ X इज इंक्रीज 3 टाइम्स, अगर यहाँ पे रेट की वैल्यू मैं 1 मान लेता हूँ, तो जब R2 होगा मेरा, K की वैल्यू हम, अब उसने बोला 3 टाइम्स, मतलब पहले X थी, अब 3X हो गई है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ टोटल, K इंटू 9 और कंसंट्रेशन X स्क्वायर, ये है। तो पहले रेट कितना था मेरा, R1, और R2 कितना हो गया, देखो इसको मैं लिखता हूँ 9kx स्क्वायर। अब kx स्क्वायर हमारा क्या है, R1, तो मैं यहाँ R1 लिख देता हूँ, ये हमारा R2 है। तो R2 इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ R1, 9 इंटू R1। तो वही पूछ रहा है वो, हाउ विल इट अफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Y। जब हमने कंसंट्रेशन को क्या करा, ट्रिपल करा, तो रेट का हमारा जो है वो 9 टाइम्स हमारा इंक्रीज हो गया है, इंक्रीज्ड बाय 9 टाइम्स। बहुत ईजी क्वेश्चन था, एग्जाम में शायद पता नहीं 1 या 2 मार्क्स में था, 1 में था पता नहीं 2 में था, मेरे को याद नहीं आ रहा अब, पर इजी बहुत था हमको। अगर वो थर्ड के लिए बोल देगा इसको, तो हम पावर क्या कर देंगे, थर्ड कर देंगे। अगर वो बोल देगा 0 पे है, तब तो कंसंट्रेशन कितनी बढ़ाओ, 0 ऑर्डर रिएक्शन है, कितनी बढ़ाओ, रेट जो है डिपेंड ही नहीं करेगा। अगर बोलेगा फर्स्ट ऑर्डर है, तो इसकी पावर 1 कर देंगे। सेकंड ऑर्डर बोल रखी है, तो पावर हमने सेकंड कर दी। कोई सा भी ऑर्डर बोले, मेथड जो है यही फॉलो करना है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट हैपन्स व्हेन फिनोल रिएक्ट विद Br2 इन CS2। कन्वर्जन हमको याद होनी चाहिए। फिनॉल की रिएक्शन क्या कराते हैं हम, जब हमने फिनॉल की क्या करी थी, सिंपल ब्रोमिनेशन कर दी थी। अगर हमने इसको Br2 इन इथेनोइक एसिड अगर हमने लिया था इसको, तो ये कर रहा था ट्राई ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमको देखने के लिए मिल रहा था। यहाँ पर भी Br, यहाँ पर भी Br, और यहाँ पर भी Br ये लगा दे रहा था। इससे बचने के लिए हमने क्या किया था, फिनॉल की ब्रोमिनेशन कैसे करानी पड़ती थी हमको, Br2, देखो Br2 गैस होती है, इसको डिसॉल्व करना पड़ा पहले इथेनोइक एसिड में। इथेनोइक एसिड क्या होता है, लिक्विड, और फिनॉल भी क्या होता है हमारे पास, लिक्विड ही होता है। तो हमने इसलिए क्या किया, गैस को पहले लिक्विड में डिसॉल्व करा। अगर हम Br2 को क्या करें, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, या फिर और इसकी जगह हो सकता है एग्जाम में अगली बार क्या दे दे, क्लोरोफॉर्म। यहाँ तो इसने CS2 बोला है, क्या पता अगली बार क्लोरोफॉर्म में पूछ ले। तो क्लोरोफॉर्म में क्या होता था हमारे पास, मोनोब्रोमिनेशन हमको देखने के लिए मिल रहा था। यहाँ पर पैरा प्रोडक्ट, और यहाँ पर हमारे पास ऑर्थो प्रोडक्ट जो है बिल्कुल देखने के लिए मिल रहा था। और पैरा वाला क्या होता है हमारे पास, मेजर प्रोडक्ट। अगर हम उसकी क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन अगर हमने OH की करा दी,
अगर हमने OH की कराई थी कंसनट्रेटेड, तो हमने क्या बोला था कि OH हमारा इतना हाईली एक्टिवेट करता है बेंजीन रिंग को कि फिर से वो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रेशन हमको देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा NO2, यहाँ पे आ जाएगा NO2, यहाँ पर भी NO2, और इसका कॉमन नेम क्या था, पिक्रिक एसिड। तो हो सकता है अगली बार ये पिक्रिक एसिड से पूछ ले कि फिनॉल से पिक्रिक एसिड कैसे बनता है। IUPAC नेम है इसका 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ट्राई नाइट्रो फिनॉल। कैसे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और 6। तो 2,4,6 2,4,6 पे है क्या है 3 नाइट्रो ग्रुप, और हमारे पास कंपाउंड क्या है, फिनॉल। अगर हम इसको मोनो नाइट्रेशन करानी थी तो हमको क्या यूज़ करना पड़ता था, डाइल्यूट HNO3 का यूज़ करना पड़ता था। तो डाइल्यूट कब करना है और कंसनट्रेट कब करना है ये याद रखना। डाइल्यूट में मैं लगा देता हूँ, पैरा वाला है क्या होता है हमारे पास, मेजर प्रोडक्ट। ऑर्थो भी बना सकते हैं, ऑर्थो क्या होता है, माइनर। OHNO2 ये रहेगा माइनर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास 2 मार्क्स में था। वाई फिनॉल डज नॉट अंडरगो प्रोटोनेशन इजीली। यहाँ जगह नहीं बची, ये मिटाना पड़ेगा मेरे को। हाँ, तो फिनॉल हमारे पास प्रोटोनेशन इजीली क्यों नहीं जाता, क्या बोल रहा है वो। प्रोटोनेशन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ प्रोटॉन। ये हमारे पास OH है, अगर हम इसके सामने H पॉजिटिव रख लें, H पॉजिटिव के हमारे पास प्रोटॉन, तो बोल रहा है वो इस पर अटैक आसानी से नहीं करता। जैसे हम देख रहे थे हमारे पास RNH2 है, या फिर जब हम ROH अल्कोहल को लेते हैं, इनके सामने H पॉजिटिव रखते हैं तो ये फटाफट जो है अटैक करने के लिए भाग जाते हैं। लेकिन फिनॉल नहीं जाता, क्यों, क्या रीज़न समझाता है, बिल्कुल अमाइड वाला रीज़न है। इसके भी क्या है, लोन पेयर्स रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं। जब रेजोनेंस में लोन पेयर इन्वॉल्व हो जाएंगे तो लोन पेयर हमारे पास फ्री नहीं रहता, तो इस पर इतना टाइम नहीं होता कि जाके इस पर अटैक करे। वो अपना ही रेजोनेंस करता रहता है, रिंग के साथ खुश रहता है अपने में, इसलिए जो है हमारे पास प्रोटोनेशन में नहीं जाता। एग्जाम में कैसे लिखना है इसके आंसर दिखा देना डायग्राम से बना के, कितना ही टाइम लगता है OH, और बोल देना इसका रेजोनेंस में इन्वॉल्व है लोन पेयर, इसलिए ये H पॉजिटिव पर अटैक करने के लिए नहीं जाता। दूसरा है हमारे पास विच इज़ स्ट्रॉन्गर, आना था यहाँ पे, विच इज़ स्ट्रॉन्गर एसिड, फिनॉल और क्रिसोल। ये होता है हमारे पास फिनॉल OH, और क्रिसोल क्या होता है हमारे पास, अगर मैं OH के साथ लगा दूँ यहाँ पे CH3, अब ये हुआ ऑर्थोक्रिसोल, ये लगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ लगा दूंगा तो ये हुआ मेटाक्रिसोल, अगर मैं यहाँ लगा दूंगा तो ये होगा पैराक्रिसोल। तो यहाँ पे उसने कोई सा भी क्रिसोल ले लो, सारे ही क्रिसोल कैसे होते हैं, फिनॉल से कम एसिडिक होते हैं। रीज़न समझते हैं क्यों। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, जब एसिड फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, जब हमको एसिडिटी चेक करनी होती है ना, तो हम यहाँ से पहले H पॉजिटिव निकालते हैं और जनरेट करते हैं नेगेटिव चार्ज। ये हमारे पास जो बना है नेगेटिव चार्ज, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। अब जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा हमारा, उतना हम बोलेंगे हमारा वो एसिड, उतना ज़्यादा वो क्या होगा, हाँ उतना ही ज़्यादा एसिडिक H होगा हमारे पास। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर भी रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज है, पर जब रेजोनेंस कराऊंगा मैं इसकी यहाँ से, और यहाँ पे मैं बनाऊंगा नेगेटिव चार्ज, रेजोनेंस में क्या होगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर आई होप आते होंगे सबको बनाने। यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड O, और जो नेगेटिव चार्ज है वो क्रिएट होगा इस जगह पर। यहाँ पर भी क्या होगा, सेम मैकेनिज्म से यहाँ पर डबल बॉन्ड, और यहाँ क्रिएट होगा नेगेटिव चार्ज। अब ये CH3 ग्रुप है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, EDG है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव चार्ज को डीस्टेबलाइज करेगा। अगर हमको नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कराना होता है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पर भले ही कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, पर कोई ऐसा ग्रुप भी नहीं है जो उसको डीस्टेबलाइज कर दे, कि जैसा है वैसा है। यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज को डीस्टेबलाइज कर रहा है। अगर यहाँ पे होता है NO2 वगैरह, फॉर एग्जाम्पल फिनॉल के साथ होगा NO2, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को तो स्टेबलाइज कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है NO2, माइनस M इफेक्ट लगाता है। तो ये वाला जो कॉन्जुगेट बेस है हमारा ज़्यादा क्या है, स्टेबल है इसके कंपेयर में। तो हमारा जो ये वाला फिनॉल होगा, तो जो हमारा फिनॉल होगा ये ज़्यादा एसिडिक होगा किसके साथ, किसी कंपेयर में, क्रिसोल के कंपैरिजन में। तो हमको जहाँ पर भी एसिडिक की वो चेक करनी होगी कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, तो सीधा उसका कॉन्जुगेट बेस बना लेंगे, जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल, उसका प्रिकर्सर ज़्यादा एसिडिक।
तो इस लेक्चर में बस इतना ही पढ़ेंगे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए अभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की और भी क्वेश्चन कराता रहूँगा, पूरी सीरीज चलेगी ये। कहीं कोई डाउट तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।